एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं अध्याय 12 और आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि क्या है इसमें? पौधों से तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन अलग कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों में किया गया है। ये अध्ययन व्यक्त करते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया को दो मुख्य अवस्थाओं में सीमांकित किया जा सकता है। प्रथम अवस्था में कोशिका के मुक्त तथा ब्रहा स्थान, जिसे एपोप्लास्ट कहते हैं, में तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण है। दूसरी अवस्था में कोशिका के आंतरिक स्थान, जिसे सिम्प्लास्ट, में आयन धीमी गति से अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। इसमें क्या है कि जब ब्रहा स्थान पे आयन का अंतर्ग्रहण होगा वो क्या होगा? निष्क्रिय अवशोषण। और आंतरिक स्थान में जो अवशोषण होगा वो कैसा होगा? धीमी गति से होगा। एपोप्लास्ट में आयनों की निष्क्रिय गति से साधारणतः आयन चैनलों के द्वारा होती है। वो जो निष्क्रिय गति होती है वो किसके द्वारा होगी? आयन चैनलों के द्वारा, जो कि ट्रांसझिल्ली प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसझिल्ली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। किसका कार्य करेंगे? चयनात्मक छिद्रों का। दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश और निष्कासन में उपापचय ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश के लिए क्या होगा? उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अनिवार्यता होगी, जबकि निष्क्रिय अवशोषण में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। आयनों की गति प्राय अभिवाह है, जिसे इंग्लिश में फ्लक्स कहते हैं। कैसे? आयनों की गति को क्या कहेंगे? अभिवाह है। कोशिका के अंदर की गति अंतर्वाह, अंदर वाली गति को क्या कहेंगे? अंतर्वाह, जिसे इंग्लिश में इनफ्लक्स बोलेंगे। और बाहर की गति को बहिर्वाह, जिसे इंग्लिश में इफ्लक्स बोलेंगे। आपने यह 11वें अध्याय में पढ़ा है कि पादपों में खनिज लवणों का अंतर्ग्रहण और स्थानांतरण कैसे होता है। आगे देखते हैं विलियों का स्थानांतरण। नेक्स्ट है विलियों का स्थानांतरण। खनिज लवण जाइलम या दारू के माध्यम से जल का आरोही धारा के साथ संवहित किए जाते हैं। खनिज लवण की स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जाइलम या दारू के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम या दारू के द्वारा, जो पादप में वाष्पोत्सर्जनाकर्षण द्वारा ऊपर खींचते हैं। पादप में फिर ये वाष्पोत्सर्जनाकर्षण द्वारा ऊपर खींचते हैं। जाइलम द्रव के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इसमें खनिज लवण विद्यमान होते हैं। पादपों में रेडियो समस्थानिक रेडियो आइसोटोप के प्रयोग से यह प्रमाणित किया गया कि खनिज तत्व पादपों में दारू के माध्यम से प्रवाहित किए जाते हैं। आप दारू के माध्यम से जल के परिवहन की चर्चा अध्याय 11 में कर चुके हैं। आगे देखते हैं मृदा अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में। क्या है? मृदा अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में अधिकांश खनिज जो कि पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अनिवार्य है, वे चट्टानों के टूटने एवं अपक्षरण से पौधों की जड़ों में उपलब्ध होते हैं। ये प्रक्रियाएं मृदा को विलीय आयनों और अकार्बनिक लवण से संपन्न बनाती है। चूंकि ये चट्टानों में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका खनिज पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? खनिज पोषण। मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा केवल खनिज उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों का भी संरक्षण देती है। ये हमने भी पढ़ा है, एक कहावत है कि एक मुट्ठी मिट्टी में करोड़ों अरबों जीवाणु हो सकते हैं। तो मतलब क्या है? सूक्ष्म जीवों का संरक्षण भी करती है मृदा। यह जल धारण करती है एवं जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है और पौधों को स्थिर करने के लिए आधार प्रदान करती है। चूंकि खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है, अतः कृत्रिम उर्वरकों की अनिवार्यता प्राय होती है। कृत्रिम उर्वरकों की अनिवार्यता प्राय होती है। आगे है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन उपापचय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये नाइट्रोजन उपापचय। स्टार लगा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई भी एग्जाम देने जाओगे आपको इजी से इजी बेसिक सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल ही जाएगा, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, किसी का भी हो, इससे एक क्वेश्चन आता ही है।
सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन चक्कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा अपनी बुक में। नाइट्रोजन चक्कर क्या है? जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रमुखतः तत्व है। नाइट्रोजन अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, वृद्धि नियंत्रकों, पर्णहरितों एवं बहुतायत विटामिनों का संगठक है। नाइट्रोजन किस किस का है? अमीनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, वृद्धि नियंत्रकों, पर्णहरित एवं बहुतायत विटामिनों का संगठक है। मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अतः नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं कृषि परितंत्र के लिए नियंत्रक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन क्या है? प्राकृतिक और कृषि परितंत्र के लिए एक नियंत्रक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसहसंयोजक आवरण से जुड़े होते हैं। दो नाइट्रोजन के आपस में कौन सा बॉन्ड होगा? त्रिसहसंयोजी बॉन्ड, जिसे ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं हम। दो नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा? नाइट्रोजन का क्या फार्मूला होगा? N2, ये लिख रखा। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड, त्रिसहसंयोजी बॉन्ड। नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन को अमोनिया के बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। प्रकृति में बिजली चमकने से और पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 N2O, ये 2 हटा लीजिएगा, में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या है कि प्रकृति में बिजली चमकने से और पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। औद्योगिक दहन, जंगल में लगी आग, वाहनों का धुआं तथा बिजली उत्पादन के अंदर भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत हैं। मृत पादपों व जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में उपघटन अमोनीकरण कहलाता है। क्या है? लाइन को देखिएगा। मृत पादपों व जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। फिर से रिपीट कर लीजिएगा। मृत पादपों और जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। इसमें से कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्न के अनुसार नाइट्रेट में बदल दी जाती है। किस में बदल दी जाएगी? नाइट्रेट में। ये दिखाया गया है इसमें नाइट्रोजन 2NH3 प्लस 3 ऑक्सीजन, 2NO2 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव, 2H2O। यहाँ पे क्या है? 2NO2 नेगेटिव प्लस O2 फिर किस में हो कन्वर्ट हो जाएगा? 2NO3 नेगेटिव में। अब नाइट्रोजन चक्कर का डायग्राम देखते हैं हम। जिन मुख्य नाइट्रोजन निकायों, वायुमंडलीय, मृदा और जैव भार का संबंध दिखाता हुआ नाइट्रोजन चक्कर। वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, कौन कौन सी है? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विद्युतीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विनाइट्रीकरण। तो इसमें क्या होगा? ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस में चेंज होंगे? NH3 में। विद्युतीय NO2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विनाइट्रीकरण किस में चेंज हो गए? NO3 नेगेटिव में। और फिर ये क्या बनाएंगे? नाइट्रेट NO2 नेगेटिव। इससे क्या होगा? उद्ग्रहण होगा, पादप जैव भार, फिर सड़ता हुआ जैव भार, फिर से अमोनीकरण, फिर से उससे क्या बन जाएगी? अमोनिया। ये क्या है? नाइट्रोजन का चक्कर। एक बार रिपीट कर लीजिएगा, अगर बोर्ड के एग्जाम है तो उसमें नाइट्रोजन चक्कर आ सकता है। क्या लिखोगे? वायुमंडलीय नाइट्रोजन से जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो अमोनिया में चेंज, अमोनिया के रूप में। फिर उससे क्या बनेगा? नाइट्रेट। और NO2 और विनाइट्रीकरण किस में होंगे? NO3 नेगेटिव से NO2 नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। और फिर
इसमें क्या होता है, ये किस में चेंज होगा, उद्ग्रहण, फिर पादप जैव भार से सड़ता हुआ जैव भार, फिर से अमोनीकरण और फिर से NH3 में। ये सारे क्या है, नाइट्रोजन चक्कर। और पादप जैव भार से प्राणी जैव भार और फिर से सड़ता हुआ जैव भार। आगे देखते हैं, इनमें कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं, उनके नाम इम्पोर्टेंट है। अमोनिया पहले नाइट्रोसोमनास या नाइट्रोकोकस जीवाणु या द्वारा नाइट्राइट में बदल दी जाती है। इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। अगर आप TGT PGT किसी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इन बैक्टीरियाओं के नाम इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट। अमोनिया पहले नाइट्रोसोमनास या नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में बदल दी जाती है। किस में बदल दी जाती है अमोनिया नाइट्रेट में, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा। अमोनिया नाइट्राइट में किसके द्वारा बदल दी जाती है, नाइट्रोसोमनास या नाइट्रोकोकस। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, नाइट्रोसोमनास या नाइट्रोकोकस में। फिर नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में किसकी हेल्प से बदल दिया जाएगा, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु के द्वारा। नाइट्रोबैक्टर जीवाणु के द्वारा नाइट्राइट नाइट्रेट में बदल दिया जाएगा। ये प्रतिक्रियाएं नाइट्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाएंगे, नाइट्रीकरण। ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु रसायन पोषी केमो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु वो कैसे होंगे, रसायन पोषी केमो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। पादप इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट का अवशोषण कर पत्तियों में भेज देते हैं। पत्तियों में यह अपचित होकर अमोनिया बनाता है जो कि अमीनो अम्ल का अमीनो समूह बनाता है। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डिनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचित हो जाते हैं। डिनाइट्रीकरण प्रक्रिया स्यूडोमोनास व थायोबैसिलस जीवाणु संपन्न करते हैं। कौन कौन से, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। कौन कौन से, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। आगे है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी केवल कुछ ही जीव नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। केवल कुछ ही प्रोकैरियोटिक जातियां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाती है। जीवित प्राणियों द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन अपचयन करने वाले नाइट्रोजिनेस एंजाइम मात्रा प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ये सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरांक कहलाते हैं। नाइट्रोजन त्रिसहयोजी बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजिनेस की हेल्प से किस में चेंज होंगे, अमोनिया में। आगे नाइट्रोजन स्थिरांक सूक्ष्म जीव स्वतंत्रता सहजीवी जीवन यापन करने वाले हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। इन जीवाणुओं के नाम आपको याद करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन स्थिरांक सूक्ष्म जीव स्वतंत्रता या सहजीवी जीवन यापन करने वाले हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र जीव नाइट्रोजन स्थिरांक ऑक्सी सूक्ष्म जीव एग्जैक्टोबैक्टर बेंजेरिकिया, जबकि रोडोस्पाइरलम एऑक्सी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, स्वतंत्रता जीवी नाइट्रोजन स्थिरांक ऑक्सी सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, एजैक्टोबैक्टर और बेंजेरिकिया। कौन कौन से, एजैक्टोबैक्टर और बेंजेरिकिया। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, एजैक्टोबैक्टर और बेंजेरिकिया। और ऑक्सी स्वतंत्र जीव नाइट्रोजन स्थिरांक कौन सा है, रोडोस्पाइरलम। रोडोस्पाइरलम तो एऑक्सी स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरांक जीवाणु है। और एजैक्टोबैक्टर और बेंजेरिकिया कौन से हैं, ऑक्सी स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरांक है। आगे देखते हैं, बेसिलस स्वतंत्र जीवी है। बेसिलस कौन सा है, स्वतंत्र जीवी है। इसके साथ ही कई नील हरित जीवाणु जैसे कि एनाबेना, नोस्टॉक भी स्वतंत्रता जीवी नाइट्रोजन स्थिरांक हैं। कौन कौन से, एनाबेना, नोस्टॉक भी स्वतंत्रता जीवी नाइट्रोजन स्थिरांक कारक है। सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आगे क्या है, सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
आज सहजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कई प्रकार के संज्ञात है। इन सब में प्रमुख लेग्यूम जीवाणु संबंध है। कौन से? लेग्यूम जीवाणु संबंध है। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, मीठा मटर, मसूर, उद्यान मटर, बाकला एवं क्लोवर, सेम आदि की जड़ों में इस तरह का संबंध बनाते हैं। सबसे सामान्य सहजीवन जड़ों की गांठों के रूप में होता है। ये ग्रंथिकाएं जड़ों पर छोटे उभार के रूप में होती है। एलेग्युमिनेंस पादपों जैसे एल्नस की जड़ों में सूक्ष्म जीव फ्रैंकिया नाइट्रोजन स्थितिकारक ग्रंथियां उत्पन्न करता है। इस लाइन को फिर से रिपीट कीजिएगा। एलेग्युमिनेंस पादपों जैसे एल्नस, कौन सा? एल्नस, कौन सा? एल्नस की जड़ों पर सूक्ष्म जीव क्या? फ्रैंकिया, क्या? फ्रैंकिया, क्या? फ्रैंकिया नाइट्रोजन स्थितिकारक ग्रंथियां उत्पन्न करता है। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही मृदा में स्वतंत्र जीवी है। क्या है? राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही मृदा में स्वतंत्र जीवी है, लेकिन सहजीवी के रूप में वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पुष्पन से पहले किसी सामान्य दाल के एक पौधे की जड़ से उखाड़े आप जड़ों पर लगभग गोलाकार अतिवृद्धियां देखेंगे। ये ग्रंथिकाएं हैं। यदि आप इन्हें काटेंगे तो पाएंगे कि केंद्र भाग में लाल या गुलाबी रंग की है। ग्रंथिकाओं को गुलाबी कौन बनाता है? रंग लेग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। क्या ये गुलाबी रंग लेग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है? आगे देखते हैं हम ग्रंथिका का निर्माण। क्या देखेंगे? ग्रंथिका का निर्माण। ग्रंथिका निर्माण मेजबान पौधों की जड़ एवं राइजोबियम में पारस्परिक क्रिया के कारण होता है। ग्रंथिका निर्माण के मुख्य चरण इस प्रकार है। राइजोबिया बहुगुणित होकर जड़ों के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं तथा उपत्वचीय और मूल रोम कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं। मूल रोम मुड़ जाते हैं तथा जीवाणु मूल रोम पर आक्रमण करते हैं। एक संक्रमित सूत्र पैदा होते हैं जो जीवाणु को जड़ों के कोर्टेक्स तक ले जाता है, जहां वे ग्रंथिकाएं निर्माण प्रारंभ करते हैं। तो जब जीवाणु सूत्र से मुक्त होकर कोशिकाओं में चले जाते हैं, जो विशिष्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोशिकाओं का विभेदीकरण का कार्य करते हैं। इस प्रकार ग्रंथिका का निर्माण होता है और मेजबान से पोषक तत्वों के आदान प्रदान के लिए सहवर्णी संबंध बन जाता है। ये घटनाएं चित्र 12.4 में दर्शाई गई हैं। 12.4 चित्र देखते हैं हम। डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है इसमें। सोयाबीन की मूल ग्रंथिका का विकास। डायग्राम ए में क्या है? राइजोबियम जीवाणु सुग्राही मूल स्पर्श से उसके नजदीक विभाजित होता है। ये क्या है? मृदा कण, मिट्टी के कण। ये क्या है? मूल रोम, मतलब जड़ का धागा या जड़ की संरचना। इसके आसपास क्या बिखरे हुए हैं? जीवाणु। अब डायग्राम बी में देखते हैं। संक्रमण के बाद मूल रोम में कुंचन प्रेरित होता है। मतलब जब जीवाणु का संक्रमण मूल रोम पे होता है तो वह हुक की आकृति बना लेता है। क्या बना लेता है? हुक की आकृति बना लेता है। फिर देखते हैं स में, संक्रमित भाग जीवाणु के भीतरी कोर्टेक्स में ले जाता है। जीवाणु दंड आकार की जीवाणु समसंरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं और भीतरी कोर्टेक्स एवं परिरम कोशिकाओं विभाजित होने लगती है। कोर्टिकल एवं परिरम कोशिकाएं का विभाजन एवं वृद्धि ग्रंथिका के निर्माण की ओर ले चलती है। यहाँ इसमें क्या दिखाया गया है? जब हुक की आकृति बना लेता है तो जीवाणु इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और ये फिर परिरम से कोर्टेक्स की ओर जाता है और वहाँ पर विभाजन के दौरान आंतरिक कोर्टेक्स एवं परिरम कोशिकाएं बनती हैं। और इसमें द में क्या दिखाया गया है? परिपक्व ग्रंथिका। संयुतकों का पूर्ण एक परिपक्व ग्रंथिका मूल से अविच्छिन्न होती है। आगे देखते हैं। इन ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेंस एंजाइम एवं लेग हीमोग्लोबिन जैसे सभी जैव रासायनिक संगठन विद्यमान होते हैं। नाइट्रोजिनेंस एंजाइम तक मोलिबेडनम और आयरन प्रोटीन जो वातावरणीय नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। चित्र 12.5 में देखेंगे। यह नाइट्रोजन
स्थिरीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। इसका समीकरण इस प्रकार है, जैसे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस NADPH जाएगा ग्लूटामेट और डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP। आगे देखते हैं हम, ये चित्र 12.5 देख लेते हैं। आयरन और मोलिब्डेनम का संरचना। नाइट्रोजनेस एक जीव आणविक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु में पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस NH2 को अमोनिया NH3 में बदलता है। अमोनिया उपपचित होकर अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिक का निर्माण करता है। क्या है? एंजाइम नाइट्रोजिनेस। क्रियाधार का बंधना, इसमें क्रियाधार नाइट्रोजन गैस आकर इसमें आबंध बना लेगी और दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है? अपचयन होता है। H2 पॉजिटिव इसमें आकर मिल जाते हैं, मतलब दो H इसमें आकर बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, एक एक H नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। फिर अपचयन होता है, फिर से दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाते हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए। फिर से अपचयन होगा, फिर से 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे, फिर यहाँ पर कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। स्वतंत्रता नाइट्रोजिनेस दूसरे नाइट्रोजन अणु से आबंध हो सकता है और यहाँ पर फिर ये क्या बना लेता है? अमोनिया की स्ट्रक्चर बना लेता है। प्रतिफल अमोनिया उत्पाद मुक्त हो जाता है। आगे हम थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। नाइट्रोजनेस एंजाइम आणविक ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदी होता है। इससे अनोक्सीय वातावरण की अनिवार्यता होती है। ग्रंथियों में यह अनुकूलता होती है कि उसके एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। इन एंजाइम की सुरक्षा के लिए ग्रंथिकाओं में एक ऑक्सीजन अपमार्जक होता है, जिसे लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह एक रोचक तथ्य है कि स्वतंत्र जीवी अवस्थाओं में ये सूक्ष्मजीवी ऑक्सी होते हैं, जहां नाइट्रोजनेस क्रियाशील नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ये अनोक्सी हो जाते हैं और नाइट्रोजनेस एंजाइम की सुरक्षा करते हैं। ऊपर दिए गए समीकरण में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजनेस के द्वारा अमोनिया संश्लेषण के दौरान अत्यधिक ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। एक NH3 अणु हेतु 8 ATP। इस ऊर्जा की आपूर्ति मेजबान कोशिकाओं के ऑक्सीशोषण से होती है। अमोनिया की नियति, आगे क्या देखते हैं हम? अमोनिया की नियति। अमोनिया का कारकीय pH और प्रोटोनीकरण के बाद अमोनियम आयन का निर्माण करती है, जबकि अधिकांश पादप नाइट्रेट की तरह अमोनियम का भी स्वांगीकरण कर सकते हैं, लेकिन अमोनियम आयन पादपों के लिए विषाक्त होते हैं, जिसके कारण उनमें एकत्रित नहीं हो पाते। आइए देखते हैं कि इस तरह संश्लेषित अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव का किस प्रकार से पादपों में अमीनो अम्लों के संश्लेषण हेतु उपयोग होता है। इसके लिए 2 मुख्य क्रियाएं हैं। अपचित पहली क्रिया कौन सी होगी? अपचित अमीनीकरण। कौन सी होगी पहली क्रिया? अपचित अमीनीकरण। इस प्रक्रिया में अमोनिया कीटोग्लूटेरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटामिक अम्ल बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? कीटोग्लूटेरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटामिक अम्ल बनाते हैं। क्या? अपचित अमीनीकरण में क्या होगा? अमोनिया कीटोग्लूटेरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटामिक अम्ल बनाएगा, जैसा कि नीचे समीकरण में दिया गया है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस NADPH ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में ग्लूटामेट H2 NADP बनाएगा। सेकंड है पार एमिनन या विपक्ष एमिनन। क्या है? पार एमिनन और विपक्ष एमिनन। इसमें अमीनो अम्ल से अमीनो समूह का कीटो अम्ल की कीटो समूह में स्थानांतरण होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल से अमीनो समूह का कीटो अम्ल के कीटो समूह का स्थानांतरण होता है। ग्लूटामिक अम्ल मुख्य अमीनो अम्ल है, जिससे अमीनो भाग NH2 स्थानांतरित होता है। ग्लूटामिक अम्ल मुख्य अमीनो अम्ल है, जिससे अमीनो अम्ल भाग NH2 स्थानांतरित होता है और दूसरे अमीनो अम्ल का निर्माण विपक्ष एमिनन द्वारा होता है।
ट्रांस एमिनेंस एंजाइम इस तरह की सारी क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। क्या? ट्रांस एमिनेंस एंजाइम इस तरह की सारी क्रियाओं को क्या करेगा? उत्प्रेरित। आगे देखते हैं, ये अमीनो दाता दिखाया गया है, यहाँ अमीनो संग्राहक दिखाया गया है और ये प्रोडक्ट बना दिया इसने। पौधों में एस्परजिन एवं ग्लूटामिन दो अति मुख्य एमाइड पाए जाते हैं जो प्रोटीन के रचनात्मक भाग हैं। ये दो अमीनो अम्ल क्रमशः एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल के प्रत्येक 7 अमीनो समूह के जुड़ने से बनते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल का हाइड्रोक्सिल भाग NH2 मूलक से विस्थापित हो जाता है। एमाइड में चूंकि अमीनो अम्ल से ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, अतः ये दारूवाहिकाओं द्वारा पौधों के अन्य भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ पौधे जैसे सोयाबीन को ग्रंथिकाएं वाष्पोत्सर्जन प्रभाव के साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरेट्स के रूप में भेज दी जाती है। इन यौगिकों में कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अपनी आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। अध्याय 12 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम कल की क्लास में नेक्स्ट अध्याय 13 स्टार्ट करेंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। अभी तक सिर्फ 50 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो जल्दी से जल्दी करवाओ। धन्यवाद।